नमस्कार, आप देख रहे ट्रांसपोर्ट इमेज। मैं श्रीकांत आपके साथ। आइए चलते आज की मुख्य खबरों पर। ज्ञान भाभी मस्जिद में क्या सीलिंग की होगी कार्बन डेटिंग? केंद्र सरकार पर एसआई आज दाखिल करेंगे जवाब। देश का खाद्य सब्सिडी बिल जा सकता है 3 लाख करोड़ के पार। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से पड़ा ज्यादा बोझ। गुजरात चुनाव में पहली बार मैदान में उतरेंगे हार्दिक पटेल। के लिए आसान नहीं होगा बीरगाम सीट जीतना। भारत यूएस संबंध के लिए 2022 सबसे सफल साल। यूएस डिप्टी एनएसए ने 2023 को लेकर कही बड़ी बात। आइए चलते खबरें विस्तार से। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने छावला रेप और मर्डर मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की वो मंजूरी दे दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस मामले में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त करने को भी मंजूरी दी गई है। जहां फरवरी 2012 को द्वारका के छालवा में एक 19 वर्षीय महिला के साथ जघन्य अपराध और उसकी हत्या के मामले में 3 आरोपी को निचली अदालत में फांसी की सजा सुनाई थी और जिसे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को दिए गए अपने फैसले में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कई तरफ से इस पर फिर से विचार करने की मांग उठने लगी थी। तब जाकर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से छावला सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में एक समीक्षा याचिका दायर करने के लिए अनुरोध किया था। वहीं सांसद बलूनी ने कहा था कि मैंने पीड़िता के माता पिता के साथ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि मामले में दिल्ली सरकार के पक्षकार है, इसलिए मामले में एक समीक्षा याचिका दायर करें ताकि आरोपियों को कड़ी सजा दी जा सके। कतर में विवादास्पद भारतीय इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को फीफा विश्व कप 2022 में धार्मिक प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया है, जो भारत के प्रतिबंधित है। भारत में धन शोधन और हेड स्पीच के आरोपों का सामना करने वाला नाइक 2017 में मलेशिया में निर्वासन कर रहा है। भारत ने उसे भगोड़ा भी घोषित कर रखा है। कतर सरकार के स्वामित्व वाले स्पोर्ट्स चैनल अलकास ने प्रस्तुतकर्ता अलजाहारी ट्वीट किया है कि उपदेशक शेख जाकिर नाइक विश्व कप के दौरान कतर में मौजूद हैं और पूरे टूर्नामेंट के दौरान कई धार्मिक व्याख्यान करेंगे। कतर के मीडिया एंड फिल्म प्रभारी जैन खान ने भी एक आमंत्रित गणमान्य व्यक्ति के रूप में कतर में नाइक की उपस्थिति की पुष्टि की और ट्वीट किया, हमारे समय में सबसे लोकप्रिय इस्लामिक विद्वानों में से एक डॉक्टर जाकिर नाइक फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर पहुंच गए हैं। यूपी के वाराणसी के ज्ञान भाभी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करेगी। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्बन डेटिंग की मांग में दाखिल याचिका पर सुनवाई की जाएगी। वहीं कोर्ट में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इंतजामिया अंजुमन मस्जिद कमेटी भी अपना जवाब दाखिल करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी जवाब दाखिल करना होगा। दरअसल कोर्ट ने पूछा था कि कार्बन डेटिंग की याचिका की मांग क्या जायज है या क्या कोर्ट इसे किसी फैसले का उल्लंघन करेगा।
साथ ही एएसआई को यह बताना होगी कथित शिवलिंग को बगैर नुकसान पहुंचाए इसकी जांच हो सकती है या नहीं। आपको बता दें कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं दिए जाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और जिला जज वाराणसी ने 14 अक्टूबर को कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी थी, जिसे बाद में उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार का खाद्य सब्सिडी बिल चालू वित्त वर्ष के दौरान 3 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है। यह 2 लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान से लगभग 50% अधिक। खाद्य सब्सिडी बिल में वृद्धि की मुख्यतः वजह पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का दिसंबर तक विस्तार करना है। इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को सरकार स्थानीय दर पर अनाज देती है। वहीं अब तक खाद्य सब्सिडी के रूप में 2020-21 के बजट में सर्वाधिक 5.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। हालांकि इस फंड से 3.4 लाख करोड़ रुपए का उपयोग भारतीय खाद्य निगम ने राष्ट्रीय लघु बचत कोष के लिए ऋण को चुकाने में किया था। इससे एएफएसआई पर ब्याज का बोझ कम हो गया था। सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 7वीं बार बढ़ाया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे सब्सिडी में 1.2 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो सकता है और इस योजना के तहत सरकार हर महीने हर लाभार्थी को 5 किलोग्राम अनाज देती है। यह अनाज केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 5 किलो गेहूं और चावल से अलग है। उड़ीसा के जाजपुर में कोई रेलवे स्टेशन पर आज सुबह बहुत दर्दनाक हादसा हो गया जब एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। जानकारी के अनुसार ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत आने वाले कई कोरई स्टेशन पर आज तड़के एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी के डिब्बे प्लेटफार्म पर बने वेटिंग हॉल और टिकट काउंटर तक पहुंच गए। इस दौरान 2 यात्री भी इसके चपेट में आ गए हैं और मौके पर उनकी मौत भी हो गई, जबकि अन्य बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। हादसे में 2 रेलवे लाइन अवरुद्ध हो गई। स्टेशन भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जहां राहत दल रेलवे अधिकारी घटनास्थल पहुंचे। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी किया गया। मालगाड़ी के डिब्बों के नीचे कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने हादसे को दुखद बताते हुए कहा कि किसी वजह से यह दुर्घटना हुई है यह जानने के लिए जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। हादसे के बाद अप और डाउन दोनों सेवा को बंद कर दिया गया है। वही जानकारी के मुताबिक आज सुबह 6:40 पर यह हादसा हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात चुनाव के सह प्रभारी मध्य प्रदेश के सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ धार में नौगांव थाने में रेप और मारपीट समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला ने खुद को उमंग सिंघार की पत्नी बताया है। एफआईआर दर्ज करने होने के बाद उमंग सिंघार गायब है। एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला कांग्रेस नेत्री बताई जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता उमंग सिंघार पर हुई एफआईआर के मामले में गुजरात दौरे पर गए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात चुनाव के सह प्रभारी और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ धार के नौगांव थाने में 38 वर्षीय एक विवाहित महिला ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। गुजरात के सत्तारूढ़ भाजपा ने बिरमगाम विधानसभा सीट को कांग्रेस से छीनने के लिए हाल ही में पार्टी में शामिल हुए युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को मैदान में उतारा है। अहमदाबाद के बिरमगाम तालुका के चंद्रनगर गांव के मूल निवासी 29 वर्षीय पटेल का जन्म और पालन पोषण बिरमगाम शहर में हुआ। यह उनका पहला विधानसभा चुनाव है। उनका मुकाबला मौजूदा कांग्रेस विधायक लखा भाई भाड़वाड़ से होगा, जिन्होंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी पटेल को 6,500 से अधिक मतों के अंतर से हराया। वहीं बिरमगाम विधानसभा क्षेत्र में अहमदाबाद के बिरमगाम मंडल और देतरोज तालुका भी शामिल है। ये सीटें पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस के पास है। इस और 92 अन्य सीटों पर दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान भी होने वाले हैं। दिलचस्प की बात यह है कि 2012 के विधानसभा चुनाव में
तेजस्वी पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और भाजपा के प्रयागजी पटेल को 16,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया भी था। कांग्रेस विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह सत्तारूढ़ भाजपा की तीखी आलोचना करके अपनी छाप छोड़ी है। देश में जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह मौलिक अधिकार बन गया। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों का अंबार लगा है तथा ऐसे उपायों की तलाश लगातार जारी रहती है। जहां दरअसल बता दें कि ऐसा कहने का उद्देश्य यह है कि बिहार के बेगूसराय जिले के नगर निगम वार्ड संख्या 17 में प्राथमिक विद्यालय में 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के बच्चे कुल 120 बच्चों का नामांकन है, लेकिन शिक्षकों के अभाव में यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने वाली छात्रा खुद अपने जूनियर साथियों के लिए शिक्षिका बन गई और उनके हौसले की उड़ान भरने में सहायता कर रही, क्योंकि सरकार इनके विद्यालय में शिक्षकों की कमी को पूरा करने में विफल दिख रही है। वह बेगूसराय जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर नगर निगम वार्ड संख्या 17 के प्राथमिक विद्यालय पत्तापुर के में पढ़ने वाले नौनिहालों का वर्ग पंचम की छात्रा कुसुम कुमारी भविष्य गढ़ने में जुटी हुई है। कुसुम अपने जूनियर वर्ग के प्रथम से तीसरे तक के लगभग 55 छात्रों को इन दिनों पढ़ा रही है। घर से कॉपी किताब लेकर पढ़ने रोजाना आ रही कुसुम को राज्य सरकार की शिक्षा प्रणाली और उसके रूपरेखा का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में सभी वार्डों के में अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। ये सेंटर सरकार के 15वें वित्त आयोग के फंड से संचालित किए जाएंगे। पहले फेज में दिसंबर तक 24 सेंटर खोलने की योजना है और एक सेंटर पर 25 लाख रुपए का बजट भी रखा गया है। सेंटर की सबसे खास बात होगी कि यहाँ योग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से इन सेंटरों का संचालन किया जाएगा। वहीं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के आने वाले मरीजों को जांच के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब अस्पताल में ही तमाम तरह की जांच की व्यवस्था होगी। एक रिपोर्ट के आधार पर उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी दी जाएगी। पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर किरण ने कहा है कि सभी मरीज रिम्स या सदर अस्पताल में नहीं जा सकते हैं और घर के पास ही अस्पताल होगा तो उन्हें सुविधा भी होगी। यहाँ आने के बाद मरीजों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी और जांच के आधार पर बीमारी को चिन्हित व इलाज भी किया जाएगा। अब पूरे मध्य प्रदेश में शीतलहर शुरू हो गया है। पारा हर दिन लुढ़कता जा रहा है। ऐसे में जबलपुर वासी भी ठंड से कपकपाने लगे। आपको बता दें कि बर्फीली हवाओं के कारण पारा गिर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी पारा गिरते नजर आएंगे। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि इस बार ठंड देरी से शुरू जरूर आ रही है, लेकिन यह ठंड कपकपाने वाली होगी। ऐसे में बरतने की जरूरत है और गर्म कपड़े के साथ साथ उसका भी सहारा लेना पड़ेगा। दरअसल अचानक आई ठंड ने लोगों को दिन में भी गर्म कपड़े पहनने को मजबूर कर दिया है, इसलिए लोग अब दिन में भी गर्म कपड़े को का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वैसे ठंड से बचने की आवश्यकता भी है और सभी उपायों किए जाए तो, क्योंकि इस बार की सर्दी कपाने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले अगले 24 घंटे में प्रदेश के 5 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई जा रही है। जनता दल यू के छात्र नेताओं ने पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। इस जीत के बाद जदयू बेहद उत्साहित है और इस जीत को आने वाले समय में होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव पर नाम आने के बाद बेहद उत्साहित भी दिखाई दे रहे हैं। जदयू कार्यालय पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरीके से परिणाम आया है, इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में युवाओं ने आस्था व्यक्त की है। वहीं ललन सिंह ने कहा कि खासकर रोजगार को लेकर
सरकार जो काम कर रही है उसे देखते हुए युवाओं ने जनता दल के उम्मीदवारों को पूरी तरह से सपोर्ट किया है और उनकी जीत भी हुई है। ललन सिंह एक तरफ जीत से उत्साहित हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी और वह फेल हो गई है। इसलिए युवाओं ने उनसे मोह भंग हो गया है और इसकी तस्वीर पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव परिणाम में देखा जा सकता है। इवन एफसीसीसी की पार्टियों को सम्मेलन के 27वें सत्र का रविवार को शर्म अल शेख में समापन हुआ। यह सम्मेलन विश्व सी के सामूहिक जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए एक मंच पर आए देशों के साथ पिछली सफलताओं का उल्लेख करने और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं का मार्ग प्रशस्त करने के दृष्टिकोण से आयोजित किया गया था। भारतीय शिष्टमंडल प्रतिनिधिमंडल नेता और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने समापन सत्र में अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी, आप एक ऐतिहासिक सीओपी की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें हानि और क्षति निधि की व्यवस्था सहित हानि और क्षति विधि निधि व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए समझौता किया गया है। दुनिया में इसके लिए बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा की है। इस बारे में आम सहमति बनाने के लिए आपने जो अथक प्रयास किए, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। वे बोले कि हम सुरक्षा निर्णय में जलवायु परिवर्तन से निपटने में आपने प्रयासों में सतत जीवन शैलियों और खपत और उसके उत्पादन के टिकाऊ पैटर्न की व्यवस्थापन को शामिल करने की भी स्वागत करते हैं। हम इस बारे में ध्यान दें कि हम कृषि और खाद्य सुरक्षा की जलवायु कार्रवाई के बारे में 4 वर्ष से काम करने का कार्यक्रम स्थापित कर रहे हैं। कृषि लाखों छोटे किसानों की आजीविका का मुख्य आधार है, जो जलवायु परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित होगी। इसलिए हमें उन पर समान जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डालना चाहिए। राजस्थान के बीजेपी अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 1 दिसंबर से प्रदेश की हर विधानसभा और जिला मुख्यालयों पर सरकार के खिलाफ जनाक्रोश रैलियों के आगाज का ऐलान किया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का दावा है कि जनाक्रोश रैलियों में भाजपा आम जनता की आवाज को मुखर करेगी, सरकार के किए गए वादों पर उससे एक्सपोज करेगी। पार्टी हर घर तक जाकर जनता के दर्द के प्रति हमदर्दी जताई। आम जनता के ने इसे बीजेपी के आंदोलन से जुड़ने का आह्वान भी किया है। वहीं सतीश पूनिया का दावा है कि सरकार विरोधी रैलियों से बीजेपी की सत्ता में आने वाला रास्ता भी साफ होगा। वरिष्ठ नेताओं को पार्टियों ने जिला के प्रभारी बनाकर जनाक्रोश रैलियों की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी को दौसा जिले की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं किरोड़ी लाल मीणा करौली में गहलोत सरकार के खिलाफ जनाक्रोश रैलियों के नेतृत्व करेंगे। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को नागौर जिले की कमान सौंपी गई है। वहीं कालीचरण सराफ को टोंक का जिम्मा दिया गया है। अजय देवगन की दृश्यम 2 इसी शुक्रवार को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और अब दर्शकों के बीच सुनामी बनकर छाई हुई है। दृश्यम 2 देखने के लिए टिकट खिड़कियों में दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अजय देवगन, तब्बू श्रिया हसन, इशिता दत्ता और अक्षय खन्ना स्टार इस फिल्म के दर्शकों में से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, जिसकी बदौलत फिल्म पर नोटों की बारिश हो रही है। साल की दूसरी बड़ी ओपनर बनी दृश्यम 2 की कमाई में अपना जहां दूसरे ही दिन भारी उछाल देखने को मिली, तीसरे दिन भी ताबड़तोड़ कमाई करने की में कामयाबी हो जाएगी। आपको बता दें कि थैंक गॉड इससे भले ही अजय देवगन ने दर्शकों को निराश किया हो, लेकिन उनकी दृश्यम 2 ने फैंस की सारी की शिकायतें दूर कर दी। फिल्म में जहां पहले दिन 15.38 करोड़ की जबरदस्त कमाई हुई, वहीं दूसरे दिन भी दर्शकों को टिकट खिड़की पर खींचने में कामयाब रही। फिल्म के दूसरे दिन 21.59 करोड़ इकट्ठे कर लिए, लेकिन इसकी कमाई से सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिली तीसरे दिन। दृश्यम 2 ने रविवार को बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की। रिपोर्टर्स के अनुसार अजय देवगन की दृश्यम 2 ने तीसरे दिन 27 करोड़ का कलेक्शन किया है।
G20 शिखर सम्मेलन में भारत की सहभागिता को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। व्हाइट हाउस के प्रधान उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने बयान जारी कर प्रधानमंत्री की तारीफों में कसीदे पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में संयुक्त बयान की सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में खत्म हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका की जमकर तारीफ हो रही है। अमेरिका ने इससे पहले भी एक बयान में भारत की तारीफ की थी। वहीं G20 सम्मेलन खत्म होने के बाद पहले भी अमेरिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। तब व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरेन जॉन पियरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र संबंधी बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की भी तारीफ की जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, आज का युग युद्ध का नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने रविवार को भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध के लिए साल 2022 को बेहद सफल वर्ष बताया है। अब वह अपनी बात भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में रख रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लिए आने वाला साल इससे भी बेहतर होगा। यह इस बात का प्रतीक है कि यह रिश्ता दशकों से कैसे आगे बढ़ रहा है। हम व्हाइट हाउस का पूरा प्रशासन और निश्चित रूप से राष्ट्रीय बाइडेन से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दुनिया में कहीं भी सबसे अधिक परिणामी संबंधों के रूप में देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार त्योहारों के मौसम का जश्न मनाने के लिए दोपहर में भोजन के स्वागत समारोह में बोलते हुए जॉन ने कहा कि भारत अमेरिका संबंध लगभग विशिष्ट संबंधों में से एक है। साथ ही इस विशिष्ट संबंध में और मजबूती और सुधार की बड़ी क्षमता है। इसके साथ ही हम ऐसा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आगे कहा कि हमारे पास कार्ड शिखर सम्मेलन है। हमारे पास भारत की G20 हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस संबंध को आगे ले जाने के लिए अग्रसर है। साथ ही 2+2 मंत्री स्तरीय कार्ड का भी आयोजन किया गया हो रहा है। हम CEO संवाद को भी फिर शुरू करेंगे और 2023 की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी वार्ता भी शुरू करेंगे। राष्ट्रीय पटना में एटीएम चोरों का गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। एटीएम में धावा बोलने वाले इन गिरोह ने अब अपना तरीका बदल दिया है। पहले के गिरोह एटीएम तोड़कर रुपए निकालते थे, लेकिन अब ऐसे गिरोह पूरी मशीन ही उखाड़ के ले जाने लगे हैं। पटना में एक स्कॉर्पियो से आए बदमाशों ने केवल 3 मिनट में एटीएम उखाड़ लिया और फरार हो गए। जानकारी के अनुसार पॉश इलाके कंकड़बाग में चोरी का एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल एटीएम में चोरी करने आए गिरोह के लोगों ने रुपए निकालने के बजाय एटीएम उखाड़ लिया और उसे अपने साथ ले गए। वहीं इस घटना से पटना पुलिस में खलबली मच गई है। आप देख रहे थे विभिन्न क्षेत्रों की खबरें हमारे साथ। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। नमस्कार।